जनन स्वास्थ्य, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन हेल्थ बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रिप्रोडक्शन हेल्थ। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? व्हाट इज रिप्रोडक्शन हेल्थ? जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं, समझाइए। तो बोर्ड के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है प्रजनन के सभी पहलुओं को समझना। WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, जनन स्वास्थ्य की यदि सटीक परिभाषा दी जाए तो अपन ये कहेंगे कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है प्रजनन के सभी पहलुओं को समझना, अर्थात एक संपूर्ण स्वास्थ्य। माने प्रजनन के सभी पहलुओं को एक संपूर्ण स्वास्थ्य के रूप में देखा गया है। स्वास्थ्य, इसे ही जनन स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? सामाजिक रूप से, पब्लिकली अपन ये कहेंगे कि सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से यदि कोई व्यक्ति विकृति विहीन होता है, कोई दोष नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं और उस व्यक्ति की यह दशा एक अच्छा स्वास्थ्य कहलाती है। जबकि बीमारी की परिभाषा अपन ये कहेंगे विकृति युक्त। यहाँ विहीन का अर्थ है, विकृति विहीन का अर्थ है जिसमें कोई दोष नहीं हो, और विकृति युक्त का मतलब है जिसमें कोई दोष हो। विकृति युक्त, बीमारी से तात्पर्य विकृति युक्त व्यक्ति से है, और स्वास्थ्य, एक अच्छे स्वास्थ्य से तात्पर्य विकृति विहीन व्यक्ति से है। तो जनन स्वास्थ्य की परिभाषा देने के बाद अपन ये कहेंगे कि जनन स्वास्थ्य के क्या उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य रहे जनन स्वास्थ्य के, अथवा जनन स्वास्थ्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ? जनन स्वास्थ्य की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, इनको जान लेते हैं। जनन स्वास्थ्य की विशेषताओं के बारे में अपन ये कहेंगे कि इसके द्वारा प्रजनन के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। कम उम्र में व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। यौवनारंभ के लक्षण तो उत्पन्न हो ही जाते हैं। 12 से 14 वर्ष की उम्र में केवल लक्षणों का उत्पन्न होना परिपक्वता का प्रतीक नहीं है। परिपक्वता का प्रतीक है समझदारी उत्पन्न करना, समझदारी आ जाना। तो रिप्रोडक्शन हेल्थ से तात्पर्य समझदारी से ही है। कुछ लोग दरअसल ये मान बैठे हैं कि बच्चे पैदा करना, आबादी बढ़ाना एक ऊपर वाले का खेल है और इसे रोका नहीं जा सकता। इस प्रकार से कुछ लोगों ने जनसंख्या, मतलब ये कहेंगे कि बच्चे पैदा करने पर रोक नहीं लगाई, जिस कारण से भारत में जनसंख्या एक तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसे जनसंख्या विस्फोट भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? तो जनसंख्या विस्फोट के बारे में अपन ये कहेंगे कम समय में तीव्र गति में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। कम समय में माने समय कम हो और जनसंख्या में एकदम तेजी से वृद्धि हो रही हो, तो उसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट के बारे में अब बात ही कर दी है तो अपन ये कहेंगे सन 1947 में 1947 जब देश आज़ाद हुआ था अपना, तब भारत में जब जनसंख्या थी 40 करोड़ थी। कितनी थी? 40 करोड़। और जब गणना की गई 1981 में, तो जनसंख्या 40 करोड़ की जगह पे 70 करोड़ पहुंच गई। कितनी पहुंच गई? 70 करोड़। कितनी तेजी से वृद्धि हुई है। और जब जनगणना 2011 में हुई
तो अपन ये कहेंगे 2011 में जब जनगणना हुई जनसंख्या वृद्धि की, तो ये जो जनसंख्या है उसकी रेट 1 to 1 करोड़ पे पहुंच गई। ये जनसंख्या में तेजी से वृद्धि नहीं तो और क्या है, जनसंख्या विस्फोट ही तो है ये। देखो, जब देश आजाद हुआ था 40 करोड़ थे, 40 करोड़ थे हम भारतवासी, और सन 1981 में 70 करोड़ पहुंच गए, और 2011 में 121 करोड़ पहुंच गए। कुल मिला के परिभाषित अगर किया जाए, सटीक शब्दों में अगर कहा जाए कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, तो अपन ये कहेंगे कि कम समय में जनसंख्या में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट कहने ये परिभाषित करने के बाद अपन ये लिख देंगे कि सन 1947 में भारतवासियों की संख्या, भारत में जनसंख्या 40 करोड़ थी, और सन 1981 में भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि है वो 70 करोड़ हो गई, और 2011 में 121 करोड़ हो गई। ये जनसंख्या विस्फोट है। क्या है? जनसंख्या विस्फोट। अब अपन जान लेते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के कारण, जनसंख्या विस्फोट होता किस कारण से है। तो अपन ये कहेंगे जनसंख्या विस्फोट जो है वो निम्न कारणों से होता है। पहला तो ये अपन कहेंगे कि मृत्यु दर में कमी आती है, जिस कारण से जनसंख्या विस्फोट होता है। माने लोग पैदा होते हैं, उनमें से मरते नहीं हैं, या फिर ये कहें कि जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर घट रही है। माने जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में कमी, ये जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है। अपन ये लिख सकते हैं कि जन्म दर में वृद्धि जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है, मृत्यु दर में कमी जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है। मात्र मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर जो है उसमें भी कमी है, जिस कारण से जनसंख्या भारत में तेजी से वृद्धि कर रही है। जनन आयु वालों में वृद्धि, माने जो प्रजनन की परिपक्वता रखते हैं उन लोगों में वृद्धि हो रही है। दरअसल सरकार ने तो रोक लगा दी है बाल विवाह पर, लेकिन कुछ लोग आज भी बाल विवाह करने पर उतर आते हैं। बच्चों की कम उम्र में ही शादियां करवा देते हैं, जो कि अलाउ नहीं है, इलीगल है बिल्कुल, लेकिन फिर भी अब नहीं मानते हैं और चोरी छुपे करवा देते हैं। तो ये भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण बन जाता है, क्योंकि जो लोग समझदार नहीं होते हैं वो केवल इतना ही मानते हैं कि समाज में बच्चे पैदा करना ऊपर वाले की देन है और इसे रोका नहीं जा सकता। ठीक है, बच्चे पैदा करना ऊपर वाले की देन है, अच्छी बात है, लेकिन यदि आप चाहो तो इसे रोका भी जा सकता है। तो अब अपन आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। ये तो अपन को समझ में आ गया कि जनसंख्या क्या है। जनसंख्या का अर्थ है किसी स्थान विशेष पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या नापने का यंत्र जो है उसे डेमोग्राफी कहते हैं। मानव जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। What is this called? This is called demography. मानव जनसंख्या का अध्ययन जो है वो डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। ओटी में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव जनसंख्या किसे कहते हैं। तो अपन ये कहेंगे कि किसी निश्चित स्थान पर या स्थान विशेष पर वास करने वाले मनुष्यों की कुल संख्या को मानव जनसंख्या कहते हैं। कोई स्थान है जिसपे विशेष स्थान पर कुल मनुष्य ही मनुष्य रह रहे हों, उस विशेष स्थान पर रहने वाले मनुष्यों की कुल संख्या ही मानव जनसंख्या कहलाती है। और मानव जनसंख्या को इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन।
अगला क्वेश्चन ये है कि गर्भपात किसे कहते हैं? गर्भपात किसे कहते हैं? तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस बार हमने गेस्ट पेपर में भी डाला है। तो चलिए समझ लेते हैं कि गर्भपात क्या है। तो देखिए, गर्भपात का अर्थ होता है, जैसा कि गर्भपात, अबॉर्शन बोलते हैं इसे इंग्लिश में, एबॉर्शन। कुछ महिलाएं क्या करती हैं, उनके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी गर्भ में ही हत्या करवा देती हैं। इसे हम गर्भपात कहते हैं या प्रेरित गर्भपात कहते हैं। इसे इंग्लिश में एबॉर्शन कहते हैं, जो कि अत्यंत कष्टदायक होता है। शिशु को काट काट के हत्या कर दी जाती है और इसे मल के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अत्यंत दुखदाई है, अत्यंत हानिकारक विधि है। इसमें माता और शिशु दोनों के लिए ही खतरा होता है। तो अपन ये कहेंगे गर्भपात की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए कि गर्भ में पल रहे शिशु को गर्भ में ही समाप्त कर देना गर्भपात या प्रेरित गर्भपात कहलाता है। तो गर्भपात कुछ परिस्थितियों में ही भारत सरकार ने लागू किया है, वैसे तो अलाउ ही नहीं है, भारत में ये लागू ही नहीं किया गया कि गर्भपात लोग कराएं। पहले लोग करवा लेते थे, लड़की चेक करवाते थे, भ्रूण में अगर लिंग का पता लग गया है, अगर कोई लड़की है भ्रूण में तो उसका गर्भपात करवा देते थे, जिस कारण से समाज में लड़कियों की संख्या कम हुई, लड़कों की संख्या में वृद्धि हुई, जो एक बहुत ही चिंता का विषय बना। इस कारण से सरकार ने अवैध कर दिया है इस विधि को, इस तकनीक को अवैध कर दिया है, रोक लगा दी है इस पे। तो अपन ये कहेंगे कि गर्भपात या प्रेरित गर्भपात जो है वो भारत सरकार ने कुछ ही परिस्थितियों में लागू किया है। पहला तो अपन ये कहेंगे कि बलात्कार होने से, जैसे किसी महिला का बलात्कार हो जाता है या किसी लड़की का बलात्कार हो जाता है तो इस कंडीशन में वो गर्भपात करवा सकती है। दूसरा ये भी कहेंगे कि अनचाहा गर्भधारण होने से, माने अनचाहा गर्भधारण हो गया है तो उसको भी रोका जा सकता है। या फिर लैंगिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, भ्रूण में यौन रोग उत्पन्न हो गए, तो उस कारण से भी गर्भपात करवाया जा सकता है। लेकिन ये कहो कि फोकट में गर्भपात करवाएं तो ये सरकार के द्वारा अवैध है, इलीगल है, इसको करवाना उचित नहीं। अगला अपन ये कहेंगे कि गर्भ निरोधक युक्तियां क्या होती हैं। गर्भ निरोधक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गर्भ निरोधक ये युक्तियां हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि गर्भ निरोधक युक्तियां क्या होती हैं। तो वे युक्तियां, परिभाषा अगर दी जाए इनकी तो ये कहेंगे कि वे युक्तियां जो शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन को रोकती हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु, निषेचन करता कौन है? निषेचन शुक्राणु और अंडाणु दोनों करते हैं। कहाँ पे करते हैं? मनुष्य में निषेचन अंडवाहिनी में संपन्न होता है। मनुष्य में जो निषेचन की क्रिया है वो अंडवाहिनी में संपादित होती है। तो अंडवाहिनी में अंडाणु आता कहाँ से है? अंडाशय से आता है। और शुक्राणु कहाँ से आता है? शुक्राणु वृषण से आता है। वृषण से शुक्राणु बन के शिश्न के द्वारा मैथुन के समय निष्कासित कर दिए जाते हैं और योनि के द्वारा मैथुन के समय ग्रहण कर लिए जाते हैं। अब ये शुक्राणु जो हैं अंडाणु के पास जाते हैं तो निषेचन क्रिया संपन्न होती है अंडवाहिनी में और जाइगोट बन के तैयार हो जाता है। अब यही हम बात कर रहे हैं कि गर्भ निरोधक युक्तियां क्या हुई। गर्भ निरोधक युक्तियां निषेचन की क्रिया को रोकती हैं। अब निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, युग्मनज नहीं बनेगा, युग्मनज माने जाइगोट का निर्माण नहीं होगा। जाइगोट का निर्माण नहीं होगा तो शिशु का जन्म होना
असंभव है, शिशु जन्म ही नहीं ले सकता। अर्थात हम ये कहेंगे जिन दंपतियों को, दंपत्ति का अर्थ है शादीशुदा लोगों को, यदि अपनी संतान पैदा नहीं करनी हो, कुछ दिनों तक वो रिलैक्स रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोग कुछ युक्तियों का उपयोग करते हैं जिन्हें गर्भ निरोधक युक्तियां कहते हैं। इनकी परिभाषा अगर दी जाए स्पष्ट तो अपन ये कहेंगे कि वे युक्तियां जिनका उपयोग शुक्राणु तथा अंडाणु को निषेचन से रोकता है, उन्हें हम गर्भ निरोधक युक्तियां कहते हैं। गर्भ निरोधक युक्तियां बाजार में भी मिलती हैं, कुछ मुखीय माने मुख से खाई जाने वाली टैबलेट्स के रूप में आती हैं, कुछ पहनने वाली युक्तियां होती हैं, विधियों की तरह अपनाई जाती हैं, और कुछ ऐसी भी युक्तियां हैं जो नसबंदी के तौर पर की जाती। तो अपन ये समझ लेते हैं कि ये कितने प्रकार की होती। तो देखिए गर्भ निरोधक युक्तियां जो हैं, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। तो देखिए पहला मालाडी नाम की टैबलेट आती है, मालाडी, जो कि बाजार में मिल जाती है मेडिकल पे। ये टैबलेट, सहेली नाम की भी एक टैबलेट आती है, सहेली। ये दो ऐसी टैबलेट्स हैं जो मादा मुखी गर्भ निरोधक हैं। मादा माने मादा स्त्री के, मुखी माने मुख से खाई जाने वाली गर्भ निरोधक युक्तियां हैं। ये जब खाई जाती हैं तो ये अंदर ही अंदर अंडाणु को रोकती हैं निषेचन के लिए। माने अंडाणु जो निषेचन के लिए तैयार हो जाता है तजोधर्म के 14वें दिन बाद, तो उसको रोक लेती हैं। तो जिस कारण से अपन ये कहेंगे सहेली और मालाडी गर्भ निरोधक युक्तियां हैं जो टैबलेट्स के रूप में बाजार में देखने को मिलती हैं। अगला कुछ ऐसी विधियां भी हैं जो कुल मिला के जिनका उपयोग किया जाता है, खाई तो नहीं जाती लेकिन उपयोग उनका किया जाता है। तो अपन ये कहेंगे कौन सी वे युक्तियां हैं जो अपनाई जाती हैं, अर्थात टैबलेट्स के रूप में तो नहीं दी जाती लेकिन पहनी जाती हैं अथवा पहनाई जाती हैं। तो अपन ये कहेंगे कॉन्डम जो है, निरोध बोलते हैं इसे हिंदी में, निरोध, निरोध माने रोकना। तो ये बाजार में मेडिकल पे मिल जाते हैं और इनका उपयोग शिश्न के लिए करते हैं। माने जो नर मनुष्य है वो इन्हें अपने शिश्न के ऊपर चढ़ा लेते हैं और इनके अंदर प्रोटेक्शन की एक थैली होती है। कुल मिला के जो शुक्राणु होते हैं, वीर्य जो होता है, वो इसके अंदर ही समा जाता है, इसके अंदर एग्जिट हो जाता है, भर जाता है। तो कुल मिला के जब वीर्य ही योनि में नहीं जाएगा तो कहाँ से होगा निषेचन। तो ये निरोध जो है, कॉन्डम जो है, वो गर्भ निरोधक युक्ति है। किस प्रकार की युक्ति है? गर्भ निरोधक युक्ति। ये निषेचन को रोकती है। क्यों रोकती है? किस प्रकार से रोकती है? मैथुन के समय जो शिश्न से वीर्य निकलता है वो इसमें भर जाता है, वो योनि में जा ही नहीं पाता। अब जब योनि में नहीं जाता है तो फिर निषेचन होना संभव ही नहीं है। अकेला अंडाणु निषेचन कैसे करेगा? बिना शुक्राणु के अंडाणु निषेचन नहीं कर सकता। अगला डायफ्राम। डायफ्राम या फिर कॉपर टी। कॉपर टी, ये कॉपर टी जो है वो मादा के उपयोग में आई जाने वाली गर्भ निरोधक युक्ति है। इसका उपयोग मादा करती है। जिस प्रकार से नर निरोध का उपयोग करता है, ठीक उसी प्रकार से मादा कॉपर टी का उपयोग करती है। और कॉपर टी का उपयोग कोई महिला तब करती है जब उसे गर्भधारण नहीं करना हो। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कोई महिला कॉपर टी का उपयोग कब करती है, तो अपन ये कहेंगे कि कोई महिला कॉपर टी का उपयोग तब करती है जब उसे गर्भधारण नहीं करना हो। ऐसे भी पूछ लेते हैं कई बार
कि क्या यह कॉपर टी उस महिला की यौन रोगों से रक्षा करेगा? तो अपन ये कहेंगे नहीं, ये कॉपर टी उस महिला की यौन रोगों से रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि ये केवल गर्भधारण को रोकता है, ये केवल निषेचन को रोकता है, यौन रोगों को ये नहीं रोकता। तो अपन ये जान चुके हैं क्या होती हैं गर्भ निरोधक युक्तियां। ठीक, अगला अपना टॉपिक है होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। अगला अपन ये कहेंगे कि कुछ शल्य क्रिया के द्वारा भी गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाई जाती हैं। शल्य क्रिया माने ऑपरेशन, नसबंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नसबंदी। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है वैसेक्टोमी, वासेक्टोमी, और एक होती है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी जो है वो नर से संबंधित है, पुरुषों से संबंधित है, और ट्यूबेक्टोमी जो है वो मादा माने स्त्री से संबंधित है। वासेक्टोमी में क्या करते हैं, नर मनुष्य की शुक्र वाहिनी को काटकर, मोड़कर, कच्चे धागे से बांध देते हैं, जिस कारण से शुक्राणु जो है वो शिश्न के द्वारा निष्कासित न किए जाएं, और शिश्न से जब शुक्राणु ही नहीं निकलेंगे तो निषेचन होना ही असंभव है। तो कुल मिला के वासेक्टोमी जो है नसबंदी है, इसे पुरुषों में नसबंदी कहा जाता है। इसे कुछ ही लोग करवाते हैं, माने पुरुष कभी नसबंदी नहीं करवाते, ज्यादातर नहीं करवाते, कुछ लोग करवा लेते हैं। तो अपन ये कहेंगे वासेक्टोमी पुरुषों से संबंधित नसबंदी है, जिसमें पुरुषों की शुक्र वाहिनी को काटकर, मोड़कर, कच्चे धागे से बांध देते हैं, जिस कारण से शुक्राणु शिश्न के द्वारा निष्कासित नहीं किए जाते और निषेचन रुक जाता है। ट्यूबेक्टोमी की परिभाषा अगर अपन दें तो ये है, ट्यूबेक्टोमी नसबंदी है, लेकिन ये पुरुषों से संबंधित नहीं है, ये मादाओं से माने स्त्रियों से संबंधित है। तो अपन ये कहेंगे ये स्त्रियों से संबंधित नसबंदी है, और इसमें स्त्रियों की अंडवाहिनी को काटकर, मोड़कर, कच्चे धागे से बांध देते हैं, जिस कारण से अंडाणु जो है वो अंडवाहिनी में नहीं आ पाता है, और जब अंडाणु अंडवाहिनी में नहीं आएगा तो निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। कुल मिला के गर्भ निरोधक युक्तियों का केवल एक ही कार्य है, निषेचन को रोकना, और ये निषेचन को रोकती हैं। अगला एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस एक तकनीकी है जो इसी से संबंधित है। गर्भ निरोधक युक्तियां, जैसा कि हमने अभी बताया था, इससे थोड़ा मिलता जुलता है, इसीलिए टॉपिक में है। अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए कि एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं, तो देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस। एमनियोसेंटेसिस एक तकनीकी है जिसके द्वारा भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाता है। भ्रूण माने जो अंडाणु शुक्राणु अंडवाहिनी में निषेचन हुआ और वो गर्भाशय में स्थापित हो गए, वो भ्रूण है। शुरुआत में अंडाणु भी द्रव के समान होता है, शुक्राणु भी द्रव के समान होता है, और उसी द्रव से जीव का शरीर बनता है, तो उसे भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण में लगभग सप्ताह या 2 सप्ताह बाद लिंग गुणसूत्र उत्पन्न हो जाते हैं। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? वे गुणसूत्र या वे क्रोमोसोम, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं, वे गुणसूत्र जो जीवों में लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं माने जेंडर निर्धारित करते हैं,
उन्हें ही हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और ये पुरुषों में XY प्रकार का पाया जाता है और स्त्रियों में XX प्रकार का पाया जाता है। ये गुणसूत्र उत्पन्न हो जाते हैं 1 या 2 सप्ताह में। किसमें? भ्रूण में। अब भ्रूण जो है वो द्रव के समान है, तो भ्रूण जो है द्रव के समान है, तो उसको उस द्रव को सिरिंज की सहायता से डॉक्टर के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। और सिरिंज की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं तो उसका लैंगिक परीक्षण करते हैं, तो उसमें उपस्थित गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं। यदि XY है तो वो नर है और XX है तो वो मादा है, माने स्त्री है। XY है तो पुरुष है। इस प्रकार से अपन ये एमनियोसेंटेसिस को समझ चुके हैं कि यह एक तकनीकी है जिसका उपयोग भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है। और गर्भ में पलता हुआ शिशु एक पतले द्रव के समान होता है, जिसमें 1 या 2 सप्ताह में लिंग गुणसूत्र निर्धारित हो जाते हैं। और जब इस द्रव को सिरिंज की सहायता से बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालकर जब इसका लैंगिक परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है, तो इसमें यदि XY गुणसूत्र हैं तो वो नर है, माने पुरुष है, और XX गुणसूत्र है तो वो मादा है, माने स्त्री है। फिर उसका परीक्षण करने के बाद उसमें यौन रोगों का पता लगाते हैं। यौन रोग का पता लगाने के बाद यदि वह सही है तो उसको फिर से उसी गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। तो यह विधि अत्यंत उपयोगी है, लाभदायक है। इसका उपयोग क्या है? इस विधि के द्वारा भ्रूण में उपस्थित लैंगिक बीमारियों का पता लगाया जाता है, माने यौन रोगों का पता लगाया जा सकता है। अगला अपन ये भी कह सकते हैं कि इस विधि के द्वारा भ्रूण के लिंग का भी पता लगाया जाता है, माने नर है या मादा, स्त्री है या पुरुष। नर माने पुरुष और मादा माने स्त्री। लेकिन इसकी हानियां भी हैं। जो एमनियोसेंटेसिस विधि जो है, इसकी प्रमुख हानियां भी हैं। भारत में तो लोग बेवकूफ ही रहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि कुछ लोगों ने इसको केवल भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए ही उचित समझा है। उन्होंने क्या किया कि इसका परीक्षण करवाया। परीक्षण करवाने के बाद यदि गर्भ में पल रहा शिशु एक मादा है, स्त्री है, तो उसकी भ्रूण में ही हत्या करवा देते। और भ्रूण में हत्या करवा देते हैं तो जिस कारण से देश में जो स्त्रियों की संख्या है वो पुरुषों की अपेक्षा कम होती गई। तो ये बहुत ही विवाद का समय हुआ, क्योंकि बेटी पैदा करना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन बहू सबको चाहिए। जो बेटे पैदा कर लिए हैं उनके लिए बहू चाहिए, लेकिन बेटी नहीं पैदा करेंगे। तो इस कारण से देश में लड़कियों की कमी हुई। कमी होने के कारण भारत सरकार ने इसे भी अवैध कर दिया। क्या कर दिया? अवैध कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम लिंग का पता लगाते हो और लड़की होने पर, कन्या होने पर उसे गर्भ में ही मार देते हो। तो ये बहुत ही अपराध का विषय है कि नहीं है? लड़कों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है फिर, और लड़कियों की संख्या बहुत गिर जाती है, जिस कारण से देश में हाहाकार मच जाता है। तो भारत सरकार ने इसको भी अवैध कर दिया, इसको भी इलीगल कर दिया। तो अपन आगे चलते हैं। एमनियोसेंटेसिस को समझने के बाद अपन ये कहेंगे एड्स क्या है। तो देखिए एड्स क्या होता है। एड्स के बारे में अपन गहराई से चर्चा कर लेते हैं। एड्स जो है वो यौन रोग है। यौन रोग अभी हमने बताए थे, केवल बताए थे, परिभाषित तो नहीं किए थे कि यौन रोग क्या होते हैं, लैंगिक लक्षण या लैंगिक बीमारियां क्या होती हैं, या यौन संक्रामक रोग क्या होते हैं। कई प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। तो अपन ये कहेंगे यौन रोग। यौन रोग यौवन की अवस्था में ये रोगों का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि यौवन की अवस्था, किशोरावस्था जो है,
अत्यंत नाजुक अवस्था है और भटकाऊ अवस्था है। इसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इतना अधिक बढ़ जाता है, हार्मोन इतने पीक लेवल पर होते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे के प्रति हिंसात्मक भेदभाव से दृष्टि डालता है और उसे केवल काम वासना दिखाई देती है। उसे केवल काम शक्ति ही प्रभावित करती है। क्या प्रभावित करती है? काम शक्ति, यौन शक्ति, यौन मतलब यौन के लिए प्रेरित। ये कहेंगे कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इतना कामुक हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता है। अब ऐसी कंडीशन में लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं जो कि कुछ देर तक चलता है। कुल मिला के अपन शॉर्ट में समझ लेते हैं, शारीरिक संबंध बनाने के बाद जो जननांगों से, माने जननांग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था तब हमने बताया था क्या होते हैं जननांग, प्राइवेट पार्ट्स ऑफ फीमेल एंड मेल। जननांग वे अंग होते हैं जो जनन के प्रक्रिया में भाग लेते हैं। प्रजनन या जनन क्या है? जीवों में संतान को उत्पन्न करने वाला लक्षण जो है वो प्रजनन या जनन कहलाता है, और इस क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंगों को जननांग कहते हैं। अब ये जो जननांग हैं, प्राइवेट पार्ट्स जो हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं लोग, तो ये जननांगों के माध्यम से एक दूसरे में फैलने वाले रोगों को यौन रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? यौन रोग कहते हैं। तो यौन रोगों की परिभाषा अगर स्पष्ट दी जाए तो अपन ये कहेंगे, वे रोग जो संभोग के समय, संभोग माने शारीरिक संबंध, वे रोग जो संभोग के समय जननांगों के द्वारा फैलते हैं उन्हें यौन रोग कहते हैं। केवल इतनी ही परिभाषा है यौन रोगों की, उसके बाद उदाहरण लिख देना। एड्स यौन रोग का उदाहरण है, सिफिलिस, गोनेरिया इत्यादि जेनिटल वार्ट जो हैं यौन रोग हैं, खतरनाक यौन रोग हैं। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे अभी। तो अपन ये समझ लेते हैं कि यौन रोग की परिभाषा अगर दी जाए तो कितनी दी जाए, यौन रोग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो अपन ये कहेंगे, वे रोग जो संभोग के समय जननांगों के द्वारा एक दूसरे में फैलते हैं उन्हें यौन रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, जेनिटल वार्ट इत्यादि। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो अब ये कहेंगे कि एड्स क्या है। यौन रोग समझ में आने के बाद अब अपन ये कहेंगे कि एड्स क्या है। तो देखिए, एड्स जो है इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? कई बार इसका पूरा नाम ही पूछ लेते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स एक बहुत ही खतरनाक यौन रोग है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये HIV नामक वायरस से फैलता है। HIV वायरस। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी virus. What is the full form of HIV? HIV's full form is Human Immunodeficiency Virus. मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। ये ऐसा विषाणु है
ये शरीर के अंदर जब आता है तो 12 से 13 वर्ष तक सामान्यतः शांत अवस्था में, प्रसुप्त अवस्था में एकदम चुपचाप रहता है। माने डॉक्टर तो बता ही क्या सकता है, मरीज खुद भी नहीं बता सकता कि उसे कौन सी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। ये वायरस इतना खतरनाक है, ये सामान्यतः 12 से 13 वर्ष तक मनुष्य के शरीर में एकदम शांत अवस्था में रहता है और इसी अवस्था में यह मनुष्य की सभी सहायक कोशिकाओं को, हाइपर कोशिकाओं को मार देता है। सहायक कोशिकाओं को मार देता है। फिर जब 13वीं साल जब आती है, उसके बाद लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? सोते वक्त पसीना अधिक निकलता है, शरीर में चिड़चिड़ापन अधिक रहता है, बात करते समय लार टपकती है मुंह से, और पूरे शरीर पर खुजली मचती है, शरीर में चिड़चिड़ापन महसूस होता है, खांसी उठती है, कोई किसी भी जगह पर चोट लग जाती है वहां पे रक्त का थक्का ही नहीं जमता है, माने रक्त बाहर निकलता ही रहता है। ये सभी लक्षण जो हैं वो एड्स के लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं? एड्स के। अपन ये कहेंगे सोते वक्त पसीना अधिक निकलता है, शरीर में चिड़चिड़ापन महसूस होता है, कमजोरी महसूस होती है और शरीर थका थका सा रहता है। अगला, शरीर में खुजली मचती है, बात करते समय मुंह से लार अधिक निकलती है। इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो एड्स के लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं? एड्स के। और जब ये लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं मनुष्य में, कब उत्पन्न होने लगते हैं? 13वीं साल के बाद, क्योंकि 12 से 13 वर्ष तक तो ये शांत अवस्था में ही रहता है। और जब ये लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं तब जाके पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि बेटा आपको एड्स की शिकायत है। किसकी शिकायत है? एड्स की। तो एड्स की आज तक कोई ये कहें कि एड्स की इलाज या एड्स की दवा आज तक नहीं बनी। दवाइयाँ मात्र इसकी उत्तेजना को कम करने के लिए दी जाती हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। जिस व्यक्ति को एड्स हुआ है उसे मरना पड़ा है। अब ये फैलता कैसे है इसके बारे में जान लेते हैं। तो एड्स, जैसा कि यौन रोग बताए थे अभी, और यौन रोगों की परिभाषा में ही स्पष्ट कर दिया था कि वे रोग जो संभोग के समय फैलते हैं, जननांगों के द्वारा फैलते हैं, तो निश्चय ही एड्स भी कुछ ऐसे ही फैलता होगा। तो अपन ये कहेंगे एड्स निम्न विधियों के द्वारा या एड्स के संचरण के या एड्स के फैलने के जो कारण हैं वे निम्नलिखित हैं। पहला तो अपन ये कहेंगे शारीरिक संबंध बनाने से। अनेक लोगों के साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। थोड़ी देर के लिए ये कहें कि रोमांच पैदा करने के लिए किशोर तथा किशोरियां किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं, ये बहुत ही गलत है। खाना वही खाना चाहिए जो शुद्ध हो, हर कुछ खाना भी नहीं चाहिए। अगला ये कहेंगे यदि माँ को एड्स है तो माँ के दूध से भी फैल जाता है। अगला, यौनी वितरण माने एक ही महिला के साथ 2-4 लोगों ने यदि शारीरिक संबंध बना लिया है तो उससे भी एड्स फैलता है। अगला ये कहेंगे कि शिश्न के वितरण से भी एड्स फैलता है। शिश्न के वितरण माने एक व्यक्ति के साथ, एक ही पुरुष के साथ 2-4 महिलाओं ने शारीरिक संबंध बनाया है, इससे भी एड्स फैलता है। अगला, योनि स्राव। योनि से स्रावित होने वाला जो पदार्थ है, योनि से द्रव समान एक पदार्थ स्रावित होता है जिसके कारण एड्स फैलता है। तो एड्स के संचरण के या एड्स के फैलने के प्रमुख उपाय अगर पूछे जाते हैं तो अपन ये लिख देते हैं कि अनेक लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से एड्स फैलता है।
अनेक लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से एड्स फैलता है। माँ को यदि एड्स है तो माँ के दूध से भी एड्स फैलता है। यौनि वितरण माने अनेक महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी एड्स फैलता है। शिश्न वितरण माने अनेक पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी एड्स फैलता है। यौनि स्राव से भी एड्स फैलता है। कुल मिला के इतने सभी कारण हैं जो कि एड्स के फैलने के हैं। इनमें से अपन सबको ना रोक पाए तो एक आध को ही रोक लें। कुल मिला के ये बहुत ही खतरनाक घातक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। इससे बचें। थोड़ी देर के लिए रोमांच न प्राप्त करें। अथवा ये कहा जा सकता है कि जब भी शारीरिक संबंध बनाएं तो गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग करें, जैसे कि कॉन्डम वगैरह की अभी बताए थे, उनका उपयोग करें। महिलाएं कॉपर डी का उपयोग करें। इस कारण कुल मिला के यौन रोगों से बचा जाए। यौन रोगों से बचा जाए। एड्स जिसको हो जाता है उसके पति को भी पत्नी से अलग किया जाता है, उसके घर वालों को भी अलग कर देते हैं, उसके बच्चों को भी अलग कर देते हैं। खाना उसको चिमटे से दिया जाता है, उसे स्पर्श करना भी गुनाह है। स्पर्श माने रोगी व्यक्ति के संपर्क में रहने के कारण भी एड्स का संचरण होता है। छठवां पॉइंट अपन ये भी लिख सकते हैं कि रोगी के संपर्क से, रोगी का यदि संपर्क आपसे जुड़ा रहेगा तो आपको भी एड्स हो जाएगा। कुल मिला के एड्स से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये भी है कि एड्स से किस प्रकार से बचा जाए। तो देखिए, अभी तो हमने बताए थे एड्स के फैलने के कारण। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि एड्स से बचने के कारण। तो एड्स से किस प्रकार से बचा जा सकता है। बचने के कारण पहला अपन ये कहेंगे कि अनेक लोगों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगला, रोगी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। अगला ये भी कहा जा सकता है जब भी शारीरिक संबंध किसी से करें तो हमेशा हर बार नया कॉन्डम इस्तेमाल करें। गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग करना चाहिए। अगला अपन ये भी कहेंगे कि एड्स संबंधी कोई शिकायत या कोई समस्या अगर आपको दिखाई देती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुल मिला के वैसे तो ये स्थिति आती ही नहीं है। अभी हमने बताया था कि 12 से 13 वर्ष तक ये HIV वायरस शांत अवस्था में रहता है, तो जब व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत शिकायत अगर मिलती है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगला, एड्स जो है वो शरीर में क्या क्या नुकसान उत्पन्न कर सकता है। एड्स के दुष्प्रभावी लक्षण या हानिकारक लक्षण। वैसे एड्स कभी लाभदायक हो ही नहीं सकता। कोई भी यौन रोग हो, रोग कभी लाभदायक होते ही नहीं है, हानिकारक ही होते हैं। तो फिर भी अपन ये कहेंगे, अगर पूछ लेते हैं तो हानिकारक प्रभाव भी अपन समझ लेते हैं क्या होते हैं एड्स के हानिकारक प्रभाव। अपन ये कहेंगे लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। लसिका ग्रंथियां जो हैं उनमें सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन, माने लसिका ग्रंथियां सूज जाती हैं। अगला, शरीर का वजन कम होने लगता है। जो शरीर है चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यक्ति ना कुछ खाता है ना पीता है, बात बात पर गुस्सा होता है, तो शरीर में कमजोरी उत्पन्न हो जाती है। मुंह में छाले पड़ जाते हैं, चमड़ी में खुजली होने लगती है, रात को सोते समय पसीना निकलता है, बुखार बना रहता है और दस्त होने लगते हैं, बार बार निमोनिया हो जाता है। ये एड्स के
प्रमुख हानिकारक प्रभाव हैं। क्या है हानिकारक प्रभाव? अगला क्वेश्चन आता है कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं? परिवार नियोजन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नियोजन माने प्लानिंग करना, परिवार को सीमित बनाए रखना। परिवार नियोजन का तात्पर्य यह है कि परिवार को सीमित बनाए रखना। परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित बनाए रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन बहुत ही सही रहता है। कुल मिला के जो बड़ा परिवार होगा, परिवार में उतना ही कलेश रहेगा, दुख क्लेश पीड़ा बनी ही रहती है। इस प्रकार से ये कैसा कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। तो परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित बनाए रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं या लाभ अपन ये कहेंगे निम्नलिखित हैं। क्यों? जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यह बड़ा प्रयास है। कम अगर परिवार छोटा रहेगा तो सब पढ़ेंगे तो सब समझदार रहेंगे, कोई बेवकूफ नहीं होगा, है ना। और जब ज्यादा परिवार हो जाएगा तो उसमें लोगों को पढ़ाना सबको ठीक नहीं रहता। कुल मिला के इतना पैसा भी नहीं हो पाता कि सब पढ़ें। अगला, इससे छोटा परिवार रहता है जिससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है। ठीक ठाक है। जब ज्यादा बड़ा परिवार हो जाता है तो सब की मनोकामना पूरी आप नहीं कर सकते, सबकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। जो तो ये कैसा कि छोटा परिवार है तो जो जिसने कहा वो उसके लिए ला दिया। अगला, एकमात्र उद्देश्य इसका ये है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना। अगर परिवार में सीमित संख्या रहेगी लोगों की तो सब लोग यही करेंगे, परिवार नियोजन का नियम अपनाएंगे, तो देश में एक दिन जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। परिवार नियोजन का उद्देश्य यही है कि जनसंख्या को नियंत्रित किस प्रकार से किया जाए। सहायक प्रजनन तकनीकी, सहायक प्रजनन तकनीकी। तो देखिए क्या होती है सहायक प्रजनन तकनीकी। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बायोलॉजी वालों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, सहायक प्रजनन तकनीकी का अर्थ है कुछ ऐसे दंपत्ति होते, कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो अपने वंश तथा जाति को आगे नहीं बढ़ा पाते, जो अपने समान संतान पैदा नहीं कर पाते। तो उन लोगों की मदद सरकार करती है। सरकार ने एक ऐसी तकनीकी चलाई है जिससे वे दंपत्ति भी अपने समान संतान पैदा कर सकते हैं जो कि कर नहीं पाते। कुल मिला के जो बांझपन है, बांझपन या बंध्यता क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है। बंध्यता किसे कहते हैं? बंध्यता या बांझपन कहें, बांझपन। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं, कुछ ऐसे पुरुष भी होते हैं, न केवल महिलाओं में देखा गया है, पुरुषों में भी देखा गया है। तो कुछ महिलाएं या कुछ दंपत्ति कहें, पति पत्नी दोनों साथ में हो, दोनों का दोष है। तो कुछ दंपत्ति ऐसे होते हैं जो अपने समान संतानों को जन्म नहीं दे पाते। इस लक्षण को बंध्यता या बांझपन कहते हैं। लेकिन बंध्यता को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने एक ऐसी तकनीकी बनाई जिससे जो बांझपन के शिकार हैं वे लोग भी अपने समान संतानों को पैदा कर सकें। इस तकनीकी को सहायक प्रजनन तकनीकी कहा जाता है। इसके प्रमुख चरण होते हैं वो अपन समझ लेते हैं, फिर टॉपिक क्लोज करेंगे। तो देखिए, सहायक प्रजनन तकनीकी में सबसे पहले आता है जिप्ट, दूसरा गिफ्ट, अगला परखनली शिशु, परखनली शिशु, अगला सरोगेट माँ भी आती है, सरोगेट
माँ। तो देखिए जिप्ट क्या है। जिप्ट का अर्थ है, जैसा कि पूरा नाम है, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। युग्मक, युग्मक नहीं, युग्मनज। जायगोट माने युग्मनज या भ्रूण का है। युग्मनज अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। फैलोपियन नली में युग्मनज नहीं बन पाता। बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर अंडाणु सक्रिय नहीं हो पाते, तो उनके अंडाणुओं को बाहर निकालकर उनके शुक्राणुओं से निषेचन करवाया जाता है। निषेचन करवाने के बाद जब युग्मनज बन जाता है, जायगोट बन जाता है, तो फिर उसे अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे जिप्ट कहते हैं। यह तकनीकी जिप्ट कहलाती है। अगला है गिफ्ट, GIFT, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, कुछ महिलाओं के अंडाणु निषेचन नहीं कर पाते, तो उनका निषेचन अलग से करवाया जाता है और उन्हें उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। गैमीट स्थानांतरित किया जाता है, माने अंडाणु में वो शक्ति नहीं है जो मतलब परिपक्व मात्रा में शुक्राणुओं से मिल सके। फिर उनके अंडाणुओं को अधिक मात्रा में निकाला जाता है और फिर निषेचन के लिए प्रेरित अंडवाहिनी में किया जाता है। यह विधि गिफ्ट कहलाती है। अगला आता है परखनली शिशु। तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें निषेचन ही नहीं हो पाता। फर्टिलाइजेशन जो है अंडवाहिनी में होता है, वो निषेचन ही नहीं हो पाता, तो उन महिलाओं के अंडाणुओं को निकाला जाता है और उनके पतियों के शुक्राणुओं को निकाला जाता है। परखनली में प्रयोगशाला में निषेचन करवाया जाता है और निषेचन करवाने के बाद उनके अंदर भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर ऐसा शिशु जो है वो परखनली शिशु कहलाता है। क्योंकि वो परखनली में उसका विकास हुआ है, इसलिए इसे परखनली शिशु कहते हैं। और जब यह परखनली शिशु थोड़ा बड़ा होता है तो उसे गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। अगला है सरोगेट माँ। तो कुछ महिलाओं के अंदर निषेचन तो हो जाता है, लेकिन वो भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके मतलब दूसरी कोई इच्छुक महिला के अंदर उनके भ्रूण को स्थानांतरित कर देते हैं, फिर उसके अंदर ही उसका विकास होता है। फिर उस दूसरी महिला को सरोगेट माँ कहते हैं। इस प्रकार से अपन ये समझ चुके हैं सहायक प्रजनन तकनीक क्या है और इसके प्रमुख चरण क्या है। यार, विजय पचौरी सर अमेजिंग हैं। वो अपने एक्सपीरियंस से इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। उनकी मेहनत स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट लेवल है। जब तक हमें समझ ना आए वो एफर्ट्स करते रहते हैं। वो हर चीज को बिल्कुल इजी बना देते हैं। तो बस अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू।